मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बुक कीपिंग का, कौन सा पेपर होगा? बुक कीपिंग का। जो आपके सामने जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। एमडीसी का पेपर होता है भाई ये, इससे संबंधित पूरा पूरा थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको पूरी पूरी। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा सभी बच्चों से, देखो इन सभी सब्जेक्ट की ना तो कहीं पर पीडीएफ सीरीज मिल रही है ना कहीं पर पीडीएफ, और इतने सही नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लस आपके सामने वीडियो क्लासेस दे रहा हूं। और आपको सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो अपने 30,000 सब्सक्राइबर, कितने सब्सक्राइबर? 30,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे हो जाएंगे। तो प्लीज भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। इतना तो आप कर ही सकते हो सब्सक्राइब। इतनी मेहनत कर रहा हूं, फ्री में नोट्स दे रहा हूं, फ्री में वीडियो क्लासेस, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। सारी चीजें इसी चैनल पे देखने को मिलती हैं। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। से भाई प्रोडक्ट तो क्या खरीदोगे, टेलीग्राम पर पीडीएफ फ्री में पड़ी हुई है, वो आपको मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी वो भी बता देता हूं एक बार आपको। कहां पर मिलेगी? आपके सामने जो ऊपर की तरफ आपको जाना है, चैनल जो जैसे टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ऊपर की तरफ जाओगे, इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना आपके सामने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। कौन से सेक्शन पर? फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर सर्च करना आपको एमडीसी। क्या सर्च करना है? एमडीसी। यहाँ पर एमडीसी थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिलेगी। इस पे क्लिक करोगे तब आपके सामने इस प्रकार की पीडीएफ आपको खुल जाएगी, है ना। यहाँ पर देखो मैंने बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि एमडीसी थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर है उसके आगे पेज नंबर दे रखा है, उस पेज नंबर पर जाकर पढ़ सकते हो। तो बुक कीपिंग की नामक आप जो सब्जेक्ट है वो 3 नंबर पेज पर मिलेगा। तो ये रहा आपका 3 नंबर पेज, इसमें 4 नंबर पर है तो कोई बात नहीं, 4 नंबर पेज पर जाकर आपको बुक कीपिंग के नोट्स पढ़ लेने हैं। समझ में आ गया? और चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना भाई। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों से, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवा दो। बही खाता, बुक कीपिंग से आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्य व कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। किसके बारे में? बुक कीपिंग के बारे में आप क्या समझते हो और उसके क्या उद्देश्य होते हैं और उसके क्या कार्य क्षेत्र, उसका क्या क्या होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बुक कीपिंग लेखांकन का सबसे पहला व बुनियादी चरण होता है। इसका अर्थ होता है किसी व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन जैसे खरीद, बिक्री, प्राप्ति या भुगतान को नियमित रूप से और एक व्यवसायिक तरीके से निर्धारित पुस्तकों में दर्ज करना। देखो सीधी की सीधी बात है, पहले आज के समय तो अपन ने सारा हिसाब फोन में रख लेते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं बही का नाम सुना होगा। बही का नाम सुना होगा ना। देखो कैसी होती है मैं बताऊंगा आपको। देख लो भाई, ऐसी बही खाते वाली किताबें आपने अक्सर देखेंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने की, है ना। और दिखाऊं आपको, देखो ये रही ऐसे इस प्रकार की जो आपके सामने कॉपियां होती हैं, और इनके जो पेजेस कैसे होते हैं, देखो ऐसे। इसके अंदर अपन क्या होता है, सारे की सारी जो पुस्तिका रखते हैं भाई, कहां से कहां तक कोई चीज कहां पर गई। तो इस प्रकार का जो अकाउंट्स को रखने की जो पूरी किताबें होती हैं उनको बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो ये इसमें क्या होता है, कोई भी व्यवसाय हो गया उसके वित्तीय लेन देन जैसे खरीद, बिक्री, प्राप्ति और भुगतान, कि भाई अगर आपने क्या किया, भाई आपके पिताजी की दुकान है, मैंने आपको, है ना, और उस दुकान पे आपने क्या कर रखा है, एक कॉपी रजिस्टर बना रखा है। उसके अंदर आप लिखते हो कि कितने खरीद हुई, भाई कितना अपन सामान लेकर आए, कितना सामान बिक गया, कितने पैसे अपने को प्राप्त हुए, कितना भाई जो उधार बची हुई थी वो कितने अपने को प्राप्त हुई, कितने का अपन ने सामान को लिए भुगतान कर दिया। तो अपना जो पूरा बही खाता बनाकर रखते हैं ना, उसके अंदर, उस किताब के अंदर, उसी को बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है ना। और नियमित रूप से और व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने को बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यवसाय का प्राथमिक वित्तीय स्मृति मेमोरी के रूप में काम करता है। भाई आपके बिजनेस में आपको ये पता रहता है, अगर बही खाता सही से बनाकर रखोगे तो आपको ये पता रहेगा कितने घाटे में चल रही है, नफे में चल रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, हर चीज के बारे में आपको जानकारी उस पर मिलती रहती है। बही खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बही खाते का मुख्य उद्देश्य होता है स्थायी रिकॉर्ड बनाए रखना। क्या काम? स्थायी रिकॉर्ड बनाए रखना। कोई भी जो उसमें कोई भी जानकारी होती है उसके प्रति स्थायी रिकॉर्ड बनाकर रख सकते हो। व्यापारी लेन देन का तिथिवार करना। क्या करना? अगर व्यापारी से संबंधित, कोई व्यापारियों से संबंधित अगर आप लेन देन दे रहे हो, उससे संबंधित आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में
किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब बही खाते का आप पूरा हिसाब कैसे रखते हो? डेट वाइज। कैसे रखोगे भाई? डेट वाइज आपके सामने सारा का सारा आप रिकॉर्ड है उसमें बनाकर रखते हो, ताकि भविष्य में अगर अपन जरूरत पड़े तो अपन देख लो भाई आज जैसे 8 तारीख का, 9 तारीख का, 10 तारीख का, 11 तारीख का, हर दिन का आप लिख कर रखते हो। जिस दिन की जरूरत पड़े भाई आपके सामने आपको देखना हो कि 9 मार्च को मैंने कौन सा प्रोडक्ट मंगाया था, आप तुरंत खोला और आप तुरंत देख सकते हो। 9 मार्च के कौन से व्यक्ति ने उधार में चीजें लेकर गया था, आप तुरंत खोलकर देख सकते हो। समझ में आ गया? तो डेट वाइज अपन क्या करते हैं, अपन चीजें रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े तब अपन क्या कर सके, उनको देख सकें। समझ में आ गया? तो एक स्थायी रिकॉर्ड होता है। कैसा रिकॉर्ड होता है? एक प्रकार का स्थायी रिकॉर्ड होता है व्यापारिक चीजों के लेन देन से संबंधित। अगले वाला बात है इस वित्तीय प्रभाव जानना। प्रत्येक लेन देन का व्यापारियों की संपत्तियों और दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका सटीक विवरण देना। मतलब प्रत्येक चीजों का जो लेन देन दे रहे हो, प्रत्येक चीजों का जो लेन देन होता है उसमें व्यापारियों की संपत्ति और दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सटीक विवरण भी बताते हो कि भाई आपने चीजों के जो लेन देन किया उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बताते हो। त्रुटियों और धोखाधड़ियों को रोकना। नियमित और लिखित रिकॉर्ड होने से व्यापार में की जाने वाली गणितीय गलतियों और कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली धोखाधड़ी पकड़ सकते हो। अच्छा, कोई आपके दुकान में कोई कर्मचारी है जो क्या करता है, 1000-1500 रुपए की डेली गलफत कर देता है, तो आप रिकॉर्ड अगर बनाकर रखोगे ना तो उस गलफत से बच जाओगे, है ना। जो इस प्रकार के जो आपके सामने क्या होगा, जो पैसे का इधर उधर कर देता ना, उस पैसे के इधर उधर से आप बच सकते हो और कोई भी गणितीय त्रुटि भी नहीं होगी। कर और कानूनी आवश्यकताएं। इनकम टैक्स, जीएसटी आदि के निर्धारण से विश्वसनीय डेटा प्रदान करना। अच्छा, क्या होगा, आप अगर इनकम टैक्स हो गया, अगर आपको इनकम टैक्स देते हो, जीएसटी आपको कितना देना है, इन सब चीजों का आप क्या कर सकते हो, आसानी से पता कर सकते हो। भाई आपको कितना जीएसटी देना है, कितना आपको इनकम टैक्स देना है, इन सब चीजों का आपके पास क्या होगा, एक परफेक्ट डाटा होगा। क्या होगा, एकदम इन सब चीजों को लेकर आपके पास परफेक्ट डाटा होगा, विश्वसनीय डाटा आपके पास पहले से मौजूद होगा। अगले वाला पॉइंट है बही खाता का कार्य क्षेत्र। स्कोप क्या होता है बही खाते का, क्या होता है? बही खाते का कार्य क्षेत्र अत्यंत सीमित और प्रारंभिक होता है। क्या होता है, जो बही खाता है ना उसका जो कार्य क्षेत्र वो सीमित होता है और शुरुआती लेन देन में ज्यादा काम आता है। भाई आप अगर आपकी भी कोई 10 दुकानें एक साथ चल रही हैं तो ये चीजें आपके सामने आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक आध दुकान, छोटी दुकान में बहुत ज्यादा काम आता है। पहचानना, उस लेन देन को पहचाना जिसका वित्तीय स्वरूप फाइनेंशियल हो। आप वही चीजें इस पर लिख सकते हो, हर चीज छोड़ी लिख सकते हो, आप वही चीजें लिख सकते हो जो व्यापार के फाइनेंशियल मतलब पैसे के लेन देन से जो चीजें होती है ना, वही चीजें आप क्या कर सकते हो, इस पर लिख सकते हो बही खाते में। मापना, पहचाने गए लेन देन को मुद्रा या पैसे के रूप में मापना। भाई आप किस प्रकार से लिखना चाहते हो, 2 प्रकार से लिख सकते हो, कितनी क्वांटिटी की आप चीजें मंगा रहे हो वो लिख सकते हो, या फिर कितना पैसा इधर उधर किया वो लिख सकते हो। तो आपको यह भी मापना पड़ता है कि भाई कितना पैसे का लेन देन किया, वो चीजें भी। रिकॉर्डिंग, प्रारंभिक प्रविष्ट की पुस्तकें जर्नल में प्राप्त करना। क्या करना, पुस्तकें वगैरह के बारे में जो जानकारी होती है वो देना। वर्गीकरण, जर्नल में दर्ज प्रविष्ट को अलग अलग खातों में व खेतौनी में दर्ज करना। क्या करना, अलग अलग प्रकार के आपके सामने बही खाते तैयार करना। ये सब चीजें देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष, बही खाता मुख्य रूप से एक लिपिकीय करलक प्रकृति का कार्य होता है। यह स्व व्यापार की लाभ प्रदान करता अंतिम वित्तीय स्थिति नहीं बताता है, बल्कि यह मजबूत डेटाबेस का निर्माण करता है। बही खाता क्या होता है, कलरक पर्पज का काम होता है। भाई आप बाबू वाला काम होता है एक प्रकार का, समझ में आ गया। जहां पर क्या होता है, यह स्वयं व्यापार की लाभ प्रदाता व अंतिम वित्तीय स्थिति को नहीं बताता है। अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है ना, तो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, बस आप इसमें तो डाटा एंट्री कर सकते हो, कितना प्रोडक्ट गया, कितने की उधार गई, कितने का सामान मंगाया, इस प्रकार की चीजों की डाटा एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये आपके लिए डाटा बनाने का तो काम करता है। क्या करता है, डाटाबेस बनाने का काम करता है कि कितना प्रोडक्ट इधर से उधर हुआ। इस प्रकार का डाटाबेस बनाने का काम कौन करता है, बही खाता, जिस पर पूरा लेखांकन अकाउंटिंग का ढांचा खड़ा होता है। मतलब पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग का जो पूरा का पूरा ढांचा होता है वो इसी के ऊपर, बही खाते का जो मेथड होता है उसी के ऊपर टिका हुआ होता है। समझ में आ गया पहला प्रश्न। अगले वाला पॉइंट है लेखांकन
समीकरण क्या होते हैं, इसके महत्व व व्यवसायिक उपयोगों की व्याख्या कीजिए। तो लेखांकन क्या होता है, उसके समीकरण क्या होते हैं, उसके महत्व व व्यवसायिक उपयोग कहां कहां पर होते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन, दोहरी लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम की आधारशिला होती है। इसमें गणितीय समीकरण होते हैं, सिद्ध करता है किसी भी व्यापारी की कुल संपत्तियां हमेशा कुल दायित्व और कुल पूंजी के योग के बराबर होते हैं। देखो लेखांकन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, यहां पर डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री क्या, अगर आप कितना पैसे का लेन देन हो रहा है ना, उसके बारे में आपके सामने बताना जरूरी है। देखो मैं बताऊंगा क्या होता है। और ये चीज ये भी बताती है कोई भी इंसान के पास कुल एसेट, कोई भी इंसान के पास कुल एसेट कितनी होती हैं, संपत्तियां क्या होती है, कुल दायित्व लायबिलिटी प्लस पूंजी। मतलब भाई देखो यहां पर आपके सामने मैं बताऊं, एसेट क्या है आपके पास, इन्वेंट्री है ना, इक्विपमेंट, कैश, फर्नीचर और आपके सामने बिल्डिंग। अब आपने क्या कर रखी है, एक स्कूल खोल रखी है। समझ में आ गया, क्या खोल रखी है, एक स्कूल खोल रखी है। तो स्कूल में आपके सामने जो भैया आपके पास क्या है, एक तो इंस्टीट्यूट का ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू एक तो, समझ में आ गया। कोई भी आपको स्कूल के नाम पर आपको पैसे दे देगा, समझ में आ गया। उसमें अलग अलग प्रकार के फर्नीचर होंगे, क्या होंगे, आपने अलग अलग प्रकार के उसमें फर्नीचर लगा रखे होंगे। तो इक्विपमेंट के भी पैसे अगर आप कभी बेचना चाहो तो उसके पैसे मिल जाएंगे। हर बच्चे की फीस आती है तो कैश के रूप में आपके पास फीस होगी, है ना। उसमें आपने भाई इक्विपमेंट, डिजिटल बोर्ड वगैरह, फर्नीचर वगैरह लगा रखा है, वो इक्विपमेंट और फर्नीचर में दोनों एक ही प्रकार की चीज आ गई। प्लस भाई आपने कम से कम 50-60 लाख रुपए की, करोड़ रुपए तक की आपने एक बिल्डिंग भी खड़ी कर रखी है। तो ये आपके पास क्या है, एसेट। एसेट मतलब पूंजी, आपके पास क्या है, ये पूंजी। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि सारा पैसा आपके पास रहता है, कहीं पर खर्च भी होता है। तो कहां कहां पर होता है, आप क्या करोगे, टैक्स दोगे। क्या दोगे भाई, टैक्स दोगे। अब टैक्स क्या, इनकम टैक्स देना होता है ना। वैसे तो लगता नहीं एजुकेशन पे, लेकिन मान लो अगर आपको इनकम टैक्स देना हो। अनपेड बिल, अनपेड बिल क्या हो गए भाई, आपके कर्मचारियों को अगर आप पैसा दे रहे हो वो देना हो गया। समझ में आ गया, आपको कर्मचारियों को लाइट का बिल, है ना, पानी का बिल, और कोई खर्चे हो गए, कोई बच्चा बीमार हो गया, मेडिकल का बिल, है ना, इस प्रकार का। कोई तेल वगैरह खरीद कर लाते हो उसका बिल, ये सब चीजें आपको अनपेड बिल में आती हैं। अच्छा, क्रेडिट परचेज ड्यू, अच्छा इसमें क्या होगा, जो जो सामान आपने खरीदा है उसके पैसे देने होंगे। जैसे आपको नई चौक लेकर आनी है, नया बोर्ड लेकर आना है, नई कोई आपकी बार फर्नीचर लेकर आना, तो उनका खर्चा। लोन बोरोड, अगर आपका भाई कोई आपने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन ले रखा तो उसका पैसा देना होता है। तो ये क्या होते हैं आपको, ये होते हैं आपकी लायबिलिटी, खर्चे। ये क्या थी आपके पास, पूंजी, ये थे आपके खर्चे। अब ओनर के पास क्या बचता भाई, इन दोनों को अगर इन एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो आपके सामने क्या बनता है, ओनर इक्विटी बचती है। क्या बचता है, ओनर इक्विटी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपने कितना पैसा कमाया, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर। तो सीधी सीधी बात है भाई, आपके पास कितना पैसा बचा प्रॉफिट के रूप में, वो आपके सामने बचता है। एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी प्लस ओनरशिप। तो एसेट, आप अगर कोई भी इंसान के पास पूंजी होती है ना, पूंजी, पूंजी क्या होती है, खर्चे प्लस अगर ओनर के पास जितना आपके सामने क्या होता है, ओनर के पास सिक्योरिटी होती है, वही उसकी कुल संपत्ति मानी जाती है। लेखांकन समीकरण का क्या महत्व होता है, दोहरे प्रभाव का प्रदर्शन करना। यह समीकरण इस सिद्धांत पर आधारित होता है, प्रत्येक वित्तीय लेन देन हमेशा दो प्रभाव होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। भाई अगर आप कोई भी चीज की, आप एक बात बताओ, आप कोई भी पैसे का लेन देन करते हो तो दो चीज करो, क्या तो डालोगे या निकालोगे। यदि संपत्ति बढ़ती है, यदि कोई संपत्ति बढ़ती है तो या तो कोई दूसरी संपत्ति घटेगी या दायित्व पूंजी में वृद्धि होगी। अगर कोई भी संपत्ति बढ़ रही है ना तो दूसरी संपत्ति घटती है। मतलब अगर आपके पास क्या आ रही है, अगर आपकी आपकी खुद की पूंजी बढ़ रही है, आपकी खुद की पूंजी बढ़ रही होती है, तो कोई आपके सामने दूसरी संपत्ति है तो आपके खर्चे घट रहे होंगे भाई, है ना, या दायित्व पूंजी में वृद्धि होगी, या फिर आपका सामने एसेट या लायबिलिटी में कमी होगी। तो सीधी बात है भाई, आपके सामने अगर आप कोई एक व्यक्ति की अगर संपत्ति बढ़ेगी तो दूसरी संपत्तियों को कहीं ना कहीं घटती है। भाई अगर एक बात बताओ, अगर जहां ओनर है, स्कूल चलाना, उकन पिसा बढ़ रहे हैं, तो कठे ना कठे कोई ग्राहक है जो जो बच्चा पढ़ा रहे हैं, उनका अकाउंट जा रहे हैं, जल्दी तो बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ से कम हो रहा है, दूसरी तरफ से बढ़ रहा है। बैलेंस शीट का आधार, यह समीकरण सीधे तौर पे व्यापार की बैलेंस शीट चिट्ठे से जुड़ा होता है। बैलेंस शीट का निर्माण पूरी तरीके से इसी समीकरण पे टिका होता है, जहां पर संपत्ति पक्ष हमेशा दायित्व पक्ष के बराबर होता है। क्या होता है बैलेंस शीट का आधार, क्या होता है, यह समीकरण सीधे तौर पे व्यापार की बैलेंस शीट से जुड़ा होता है। बैलेंस शीट का निर्माण पूरी तरीके से समीकरण पे टिका होता है, जहां पर संपत्ति
पक्ष हमेशा देते पक्ष के बराबर होना चाहिए। बैलेंस शीट का अर्थ ये होता है कि लेन और देन दोनों बराबर होने चाहिए। समझ में आ गया? तभी बैलेंस शीट का निर्माण होता है। लेने वाला संपत्ति पक्ष के बराबर होना चाहिए। गणितीय सटीकता, यदि लेखांकन रिकॉर्ड की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बेहतरीन और अचूक उपकरण है। क्या है? लेखांकन रिकॉर्ड। लेखांकन रिकॉर्ड क्या होता है? बही खाते का निर्माण कर रखा है। आपके स्कूल में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितनों ने फीस दी, नहीं दी, टीचर को कितना पैसा देना है, कितने खर्चे हैं। अगर आप उस प्रकार का रिकॉर्ड बना रखे हो ना, तो आपसे कोई भी प्रकार की गलती नहीं होगी पैसे के लेन देन में। तो आपको गणितीय शुद्धता को जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगले वाला पॉइंट है व्यवसायिक उपयोग, बिजनेस यूजेस। वित्तीय संतुलन को समझना। व्यवसाय को इस समीकरण का उपयोग ये समझने के लिए करते हैं कि उनकी संपत्तियां वित्त पोषण कैसे किया जा सकता है, क्या वे ऋण लायबिलिटी पर अधिक निर्भर है या खुद के पास पैसे हैं। वित्तीय संतुलन क्या है? भाई कोई व्यापारी है, उसको यह समझना जरूरी होता है कि क्या उसके पास खर्चे है ना वो ज्यादा है, मतलब वो लोन उसने ज्यादा ले रखा है या उसके पास ज्यादा संपत्ति है। तो कोई भी इंसान की संपत्ति है ना भाई, एक इंसान क्या खूब कर्जा ले लेकर क्या कर रखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। दूसरा, एक व्यक्ति के पास खुद का पैसा, उससे बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। तो कौन से वाला ज्यादा फायदे में होगा? जिसके पास खुद का पैसा है। क्यों? जिसने लोन ले रखा उसको तो लोन चुकाना होगा, नहीं चला तो वो वैसे घाटे में चले जाएगा। तो यही समझना जरूरी है, आपके पास जितना पैसा आ रहा है ना, कैश का फ्लो है, वो आपके लोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोन आपका कैश फ्लो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि भाई लोन की किस्तें भी तो चुकानी होती है ना। तो यही है आपका क्या होता है, आपको ये चीजें जरूरी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास लायबिलिटीज हैं, खर्चे आपके ना आपकी आमदनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीधी बात यही है। अगर 100 बात की एक बात समझाओ तो निर्णय लेना। जब भी कोई व्यापारी कोई नया ऋण लेता है या कोई नई मशीन खरीदता है, तो प्रबंधक तुरंत समीकरण के माध्यम से देखता है कि लेन देन का व्यापार कुल वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप नया कोई भी कर्जा लो, नया कोई भी खर्चा करो, नया अगर कोई भी लोन लो, तो आपको सबसे पहले तो यह देखनी पड़ती है, अरे भैया किस्त क्यों दोगा। लोन लेने के लिए यह भी तो समझना जरूरी है कि किस्त देनी है। समझ में आ गया? तो अगर आप कोई भी प्रकार का ऋण लेते हो, कोई भी नई मशीन खरीदते हो, तो आपको यह समझना जरूरी होता है कि आपकी आज के समय वित्तीय स्थिति कैसा, आपके पास पैसा कितना है आपके पास। निष्कर्ष, लेखांकन समीकरण का कोई सामान्य सूत्र नहीं होता है। लेखांकन समीकरण होता है ना, अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई सूत्र नहीं होता है, कोई नियम कायदे नहीं होते हैं। यह संपूर्ण आधुनिक लेखांकन प्रणाली का हृदय है। भाई एक ही सूत्र है, सीधी सीधी बात है। देखो, कर्ज थारे पास है ना, जो थारे पास जितना पैसा है ना, वो ज्यादा खर्चो नहीं होना चाहिए। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अर्थ। समझ में आ गया? आज के समय, आधुनिक समय में जो लेखांकन प्रणाली का सबसे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहायक पुस्तकें, सब्सिडरी बुक से आप क्या समझते हैं और इसके प्रयोग के बारे में बताइए। क्या बताना है? सहायक पुस्तकें, सब्सिडरी बुक्स क्या समझते हैं और इसका प्रयोग के बारे में आपको पता। छोटे व्यवसायों के सभी लेन देन में एक जर्नल में दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बड़े व्यवसाय प्रतिदिन हजारों लेन देन होते हैं, तो उनके लिए एक ही जर्नल रखना एक अव्यवहारिक हो जाता है। भाई अगर थारी एक दुकान है, अगर आपके पिताजी की सिर्फ एक दुकान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक दुकान है तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन समस्या कब हो जाती है? जब आपके सामने आपकी बहुत सारी दुकानें हो, 5-10 दुकानें, आपकी गोदाम अलग है, दुकानें अलग है, 5-10 दुकानें, सब पर लेन देन होता है। तो आप एक रजिस्टर से काम चल सकता है क्या? नहीं चलेगा, बहुत सारे रजिस्टर रखने पड़ेंगे आपको, है ना। इसीलिए सुविधा और कार्य विभाजन के लिए मुख्य जर्नल में कई छोटी छोटी विशेष पुस्तकों में बांट दिया जाता है। तो आप क्या करते हो, अपनी सुविधा के अनुसार हर एक दुकान का, हर एक आपके सामने व्यवसाय का, हर एक काउंटर का अलग अलग रजिस्टर रख सकते हो, जिसको सहायक पुस्तक या सब्सिडरी बुक्स के नाम से जाना जाता है। जिसको किसके नाम से जाना जाता है? सहायक पुस्तक या सब्सिडरी बुक के नाम से जाना जाता है। मतलब एक मुख्य बही खातों की किताब अलग होगी और बाकी अलग अलग काउंटर की अलग अलग दुकानों को एक एक अलग अलग रजिस्टर दे रखा है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? उसको क्या कहा जाता है? जो सहायक पुस्तकें, जो आपके सामने एक मुख्य जो जर्नल होता है उसकी सहायता के लिए दिए जाते हैं। मुख्य सहायक पुस्तकें और उनका प्रयोग। क्या प्रयोग होता है मुख्य सहायक पुस्तकों का? सहायक पुस्तकें लेन देन की प्रकृति के आधार पर बनाई जाती हैं। जो सहायक पुस्तकें वो कैसे बनाई जाती हैं? भाई पैसे का जो लेन देन होता है ना, उसके आधार पर उनका निर्माण होता है। कितने पैसे का लेन देन होगा उसके आधार पर निर्माण करते हैं। इनके प्रमुख
प्रकार और उनका उपयोग निम्नलिखित है। भाई आपको इनका कहां कहां पर प्रयोग किया जा सकता है। पहला है परचेज बुक। ये छोटी जो सहायक पुस्तकें कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली होती है परचेज बुक। इसका प्रयोग केवल माल गुड क्या जो की आधार खरीद में दर्ज करने के लिए किया जाता है। परचेज बुक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है कि माल की कितना खरीद फरोख्त की गई है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए कि जो भी माल होता है उसकी कितनी खरीद फरोख्त की गई है उसको दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परचेज बुक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए अगले वाला है विक्रय बही, सेल्स बुक। इसका उपयोग व्यापार के माल की केवल आधार बिक्री व रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। सेल्स बुक क्या है भाई, आपके सामने आप कितना सेल्स बुक को नाम से मेरे पार्ट को कितना सेल कर रहे हो, आपकी जो दुकान है ना उस पर कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है उसके लिए अगर जिस रजिस्टर में इस सब चीजों की जानकारी रखते हो उसको किसके नाम से जाना जाता है, विक्रयी बही या बही खाते के नाम से, विक्रयी बही खाते के नाम से जाना जाता है। रही परचेज रिटर्न। जब माल खरीदा गया माल किसी कारण जैसे खराब गुणवत्ता या आपूर्ति सप्लायर को वापस किया जाता है तो उसको इस पुस्तक में दिया जाता है परचेज रिटर्न बुक। भाई आपने क्या किया, आपने एक बल्ब का पैकेट मंगाया, बल्ब का पूरा आपके सामने एक बक्सा मंगाया, उसमें एक बल्ब बहुत सारे बल्ब खराब आ गए तो आपने पूरा वापस कर दिया उसको, या आपने 2-3 उसको बक्से वापस कर दिए तो वो उसका भी तो कहीं पर होना चाहिए रिकॉर्ड। तो उसको कौन सी किताब में रखते हैं, क्रय वापसी बही खाते के नाम से। किसके नाम से, क्रय वापसी बही खाते के नाम से रखा जाता है। जिसमें कोई भी माल है अगर वो खराब गुणवत्ता का गया तो सप्लायर को वापस लौटाने के समय जिस बही खाते में जानकारी रखी जाती है उसको क्रय वापसी बही खाते के नाम से जाना जाता है। चलिए विक्रय वापसी बही खाता, सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवार्ड। क्या होता है भाई, विक्रय बही खाता क्या होता है, जब ग्राहकों द्वारा बेचा गया माल वापस लौटा दिया जाता है तो उसमें लिखा होता है। क्या होता है भाई, कोई ग्राहक है वो आपसे कोई चीज लेकर गया, समझ में आ गया, नहीं पसंद आई, आपने गारंटी पीरियड में दे रखा था या वारंटी पीरियड में दे रखा था, वापस दे गया, बोले नहीं चाहिए मेरे को, तो आप उसका भी कहीं पर जानकारी लिखोगे तो उसको कहां पर लिखा जाता है, विक्रय वापसी। बेची गई चीज जो वापिस हो गई है उसका जो जहां पर लिखे जाती है उसको विक्रय वापसी बही खाते के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है प्रातः विपत्र बही, बिल रिसीव बुक। ग्राहक से प्राप्त होने वाली सभी बिल प्रोविजनरी नोट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी जो आपका ग्राहक है उसको सभी बिल को रिकॉर्ड रखने के लिए आपके सामने जो जिस बही खाते में लिखते हो उसको प्रातः विपरीत बही खाते के नाम से जाना जाता है। मतलब ग्राहक से प्राप्त सभी बिलों का रिकॉर्ड। भाई कोई भी ग्राहक है उसको उससे जितने बिल उसके द्वारा बनाए गए थे उन सबको जहां पर रखते हो उसको प्रातः बही खाते के नाम से जाना जाता है। देय विपत्र बही खाता क्या होता है, व्यापार द्वारा स्वीकार किए गए भुगतान बिलों को दर्ज करने के लिए, क्या करने के लिए, व्यापार में आपके सामने स्वीकार किए गए अलग अलग प्रकार के जो भुगतान बिल होते हैं उसको जहां पर रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, देय विपत्र बही खाते के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, देय विपत्र बही खाते के नाम से जाना जाता है, बिल्स पेएबल बुक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। चलिए मुख्य जर्नल, जो लेन देन में उपयुक्त सभी पुस्तक केस में नहीं आते हैं जैसे संपत्तियां के आधार खरीद सुधार पृष्ठि आदि। मुख्य जर्नल क्या होता है, जिसमें भाई आपके सामने कोई अन्य चीज खरीद रहे हो दुकान से संबंधित, दुकान का बल्ब खराब हो गया आप खरीद कर लेकर आ रहे हो तो वो लिख दिया है ना, और काउंटर में अगर कोई नई चीज जुड़वानी है, कोई नया खर्चा आपको जहां पर आता है उसको मुख्य जर्नल पर लिखा जाता है। समझ में आ गया। तो कोई लेन देन को जो अलग जगह पर लिखने की जो तरीका होता है उसी को मुख्य जर्नल के नाम से जानते हैं। निष्कर्ष, सहायक पुस्तकों का उपयोग करने के लिए लेखांकन कार्य को आसानी से विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, सहायक पुस्तकों का जो उपयोग होता है, सहायक पुस्तकों का उपयोग करने के लिए जो लेखांकन कार्य बहुत इजी बन जाता है। क्यों, क्योंकि अगर एक ही कॉपी के अंदर अगर सब कुछ लिखने लग जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मुख्य जर्नल के अलावा मुख्य बही खाते की किताब के अलावा रजिस्टर के अलावा अन्य रजिस्टर आपका बनाना जरूरी होता है। जिससे क्या फायदा हो जाता है, आपको अगर कोई विशेष सूचना को ढूंढना होता है तो उसी रजिस्टर में देख सकते हो, आपके लिए आसानी होगी। वरना एक ही बही खाते में अगर सारा लिख दिया लपेट दिया तो नहीं मिलेगा आपको कभी भी। समझ में आ गया ना, इतना तो आप भी समझते हो। एक ही प्रकार के लेन देन एक जगह पर मिल जाती है तो त्रुटियों की भी संभावना कम रहती है। अगर एक ही प्रकार का जो लेन देन हो रहा है वो एक जगह पर मिल जाएगा और कोई भी प्रकार की गलती की गुंजाइश भी नहीं रह जाती है। इसीलिए जो सब्सिडरी बुक्स होते हैं वो बहुत काम में आती है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन क्या होता है? मूल्यह्रास के लेखांकन की प्रक्रिया के बारे में समझाइए। क्या बताना है? डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है और मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि क्या होती है। डेप्रिसिएशन के बारे में बताना है और इसके लेखांकन, इसको लिखा कैसे जाता है उस प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। चलिए, व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी, फर्नीचर या भवन हमेशा नई नहीं रहती हैं। मतलब भाई एक बात बताओ, आपने क्या क्या 2 साल पहले एक लैपटॉप लेकर आए थे पढ़ाई करने के लिए, और लैपटॉप छोड़ो फोन लेकर आए थे आप 3 साल, आज उसको वैसी बैटरी चलती है क्या? आज वैसा ही चलता है क्या? नहीं चलता है, धीरे धीरे कमजोरी होता चला जाता है उसकी, चाहे बैटरी हो गई, चाहे उसका काम करने का तरीका हो, है ना। ऐसे आपकी दुकान में है भाई, आपने जो पुरानी बिल्डिंग हो सकती है ना, अगर आपका बल्ब लगा रखा, आपने कंप्यूटर लगा रखा है ना, और कोई सामान, कोई फर्नीचर है, समय के साथ उसकी मूल्य घटती है, धीरे धीरे आपको क्या होता है, वो कमजोर होता चला जाता है। निरंतर उपयोग व समय बीतने के साथ टूट फूट या नई तकनीक के कारण पुरानी चीजें अप्रचलित हो जाती हैं। भाई पुराने समय में क्या हुआ करता था, आपके सामने बड़े वाले कंप्यूटर रखे जाते थे, आजकल कौन रखता है? कोई नहीं रखता है। सब आपके सामने क्या तो छोटे वाले पीसी रखेंगे या लैपटॉप से काम चलाते हैं ना। तो यही अगर आप लगातार उपयोग कर रहे हो कोई भी मशीन का, कोई भी भवन का, कोई भी फर्नीचर का, तो उसमें क्या होगी, कोई टूट फूट आ जाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे भी आपके सामने क्या किया जा सकता है, आपको बदलना होता है। तो इन संपत्तियों के मूल्य में जो कार्मिक व स्थायी कमी आती है, धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहे हैं, वो कम होती जा रही है, उसे मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डेप्रिसिएशन के नाम से उसको जाना जाता है, मूल्यह्रास के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए अगले वाला पॉइंट है, मूल्यह्रास क्यों लगाया जाता है? मूल्यह्रास क्यों लगाया जाता है? यदि गैर नगद नॉन कैश खर्च है तो इसे लगाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि संपत्तियों को उनके सही घटे हुए मूल्य पर दिखाया जा सके। भाई अगर आप एक बात बताओ, अगर आपको क्या करना है, अगर नया कंप्यूटर लाना है ना, उसका भी पैसा आपकी जेब से ही खर्च होगा ना, तो आपको भाई वो दिखाना जरूरी हो जाता है ताकि आपके सामने क्या हो, जो आपका वास्तविक लाभ का पता चल सके। आपने क्या कर दिया, आपने दिखाया कि 1 लाख रुपए का मेरे को प्रॉफिट है, लेकिन आप 20,000 रुपए की जो नई चीजें खरीद कर रहे हैं अपनी दुकान के लिए, वो उसमें अगर आपने नहीं घटाई तो वो वास्तविक लाभ नहीं है। वास्तविक लाभ आपका कितना है? 80,000 रुपए, जिसमें क्या है, आपका जो शुद्ध लाभ आपने जो कमाया अपनी कंपनी से, वो उसके अलावा आपने जो नई चीजें खरीदी हैं, जो पुरानी चीजें घट गई थी, उनको आपने घटाकर दिखाया, वही आपका वास्तविक लाभ और सटीक लाभ है। लेखांकन की प्रक्रिया और विधियां, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। मूल्यह्रास को व्यापार खर्च करने का मूल्यह्रास को व्यापार का खर्च एक्सपेंस माना जाता है। लेखांकन में इसके निम्नलिखित जर्नल में एंट्री की जाती है। क्या किया जाता है? मूल्यह्रास को व्यापार का खर्च, मूल्यह्रास का अर्थ यह होता है कि व्यापार पैसा कहां कहां पर खर्च हो रहा है। लेखांकन में इसकी एंट्री इस प्रकार से दी जाती है, जैसे वर्ष में मूल्यह्रास लगने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट नंबर, कितना वो कौन सी चीज है, कौन सा एसेट आपके सामने, जो संपत्ति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, उसके बारे में आप दिखा रहे हो। ये तो आपके सामने डेप्रिसिएशन अमाउंट, कितना अमाउंट कम हुआ है, कौन सा एसेट कम हुआ है, प्रॉफिट लॉस आपको उस चीज से कम कितना हुआ है, और डेप्रिसिएशन कितने का हुआ है, ये सब चीजें उसमें जोड़ना जरूरी होता है। अब मूल्यह्रास की प्रमुख विधियां क्या होती है, कौन कौन से तरीके से मूल्यह्रास होता है? पहला होता है सीधी रेखा विधि, स्ट्रेट लाइन मेथड। इस विधि से मूल्यह्रास की गणना हमेशा संपत्ति की मूल लागत ओरिजिनल कॉस्ट पर की जाती है, इसीलिए हर साल मूल्यह्रास की राशि एक समान फिक्स रहती है। क्या होता है भाई, मूल्यह्रास की गणना हमेशा की जाती है, हमेशा संपत्ति की मूल लागत ओरिजिनल कॉस्ट पर। किस कॉस्ट पर? ओरिजिनल कॉस्ट पर आपके सामने क्या कर रहे हो, आप मूल्यह्रास का पता कर रहे हो, भाई कितना घाटा कितना नुकसान हो रहा है। साथ के साथ इसीलिए हर साल मूल्यह्रास की एक समान रहती है, मूल्यह्रास की राशि हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कर्मागत, इस विधि में मूल्यह्रास की गणना हर साल के घटे हुए मूल्य बुक वैल्यू पर की जाती है। भाई पहले वाले में क्या था, आपने हर साल ऐसे लिख दिया, बल्ब भाई 50 रुपए का पिछले साल भी था, इस साल भी था, अगले साल भी है, इस प्रकार से कर रहे हो। एक बार क्या कर रहे हो, आप बाजार में पिछले साल 40 रुपए की वैल्यू थी, इस बार 42 रुपए हो गए, तो आप 42 रुपए जो बाजार
मूल्य पर जो चीज की वैल्यू है उस हिसाब से, हर साल के हिसाब से अगर आप लिखते हो, उसको क्रमागत वैल्यू के नाम से जाना जाता है। हर साल कैसे घट रहा आपके सामने उसकी वैल्यू वो लिखते हो। मूल्यह्रास हर साल घटती चली जाती है, ये विधिकर आयकर अधिनियम के तहत भी मान्य होता है। इसमें क्या होता है, जो आयकर का अधिनियम है ना, उसके तहत भी ये चीजें लागू होती हैं। मूल्यह्रास लेखांकन में न केवल संपत्तियों की टूट फूट को नापता है, बल्कि सुनिश्चित करता है संपत्ति के जीवन काल के अंत में रिप्लेसमेंट के लिए व्यवसाय में पर्याप्त फंड सुरक्षित हो। तो मूल्यह्रास का अर्थ यही नहीं कि आप कोई भी चीजों में जो टूट फूट हो रही है, आपका सामान का जो नुकसान हो रहा है, उसी के बारे में लेखांकन कर रहे हो। नहीं नहीं, ये आपको इस चीज में भी मदद करता है, इस चीज के बारे में भी बताने में मदद करता है कि अगर आपको नई चीजें खरीदनी है तो आपको पता रहे कौन सी चीज कब खरीदनी है। साथ के साथ आपको इस चीज के बारे में भी पता रहे कि आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं। तो ये था आपका बुक कीपिंग का पूरा पेपर। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।